काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग एक विशिष्ट मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है आरक्षण। हाल फिलहाल में ये देखा गया है कि गूगल पे सबसे ज़्यादा सर्च करने वाला एक जो टॉपिक रहा है, वो आरक्षण रहा है। इसकी प्रासंगिकता यहाँ से और बढ़ती है। हाल फिलहाल में जो एक चुनाव हुआ अभी लोकसभा का चुनाव, उसमें संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ या फिर आरक्षण के रेफरेंस में राजनीतिक पार्टियों ने, वोटर्स ने काफी जागरूकता दिखाई, या यूं कहें कि इसका प्रयोग करके शासन सत्ता को हासिल करने की और शासन सत्ता को हटा देने का काम किया गया। अब कितना वो सार्थक रहा, कितना नहीं रहा, तो इस बारे में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। चूंकि आरक्षण एक ऐसा मसला है जिससे हर एक व्यक्ति प्रभावित है, हर एक समाज प्रभावित है, और भारत देश में आरक्षण की महती भूमिका है, सकारात्मक कार्यों में महती भूमिका है। और इस समय जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें आरक्षण पे चर्चा बार बार होती है। इसी संदर्भ में मुझे लगा कि आरक्षण के इतिहास की, आरक्षण में वर्तमान की क्या व्यवस्था है, वर्तमान में क्या स्थिति है, और इसका संवैधानिक स्रोत क्या है, संविधान से ये कितना प्रभावित होता है और संविधान में इसको कितना संबल और प्रमुखता दी गई है। इसी सिलसिले में आज की कार्यशाला हम लोग आरक्षण पे करने जा रहे हैं। इसको इस क्रम से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इसका भारतीय संदर्भ में ऐतिहासिक दृष्टांत क्या है, संवैधानिक दृष्टांत क्या है, और वर्तमान में इसकी क्या प्रासंगिकता है। क्या आरक्षण का जो स्वरूप है वो वर्तमान में उसको बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रत्येक वर्ग द्वारा इस बारे में चर्चा हो रही है। जो आरक्षित समाज है, जो इससे लाभान्वित हो रहा है, वो तबका चाहता है कि आरक्षण और बढ़े या कम से कम जितना है उतना एकदम स्थिर रहे। और ऐसे लोग जो आरक्षण से प्रभावित हैं लेकिन कि लाभान्वित नहीं हो रहे हैं, वो इस बारे में बार बार चर्चा करते हैं कि आरक्षण की जो भी गतिविधि है, आरक्षण के जो नियम विनियम हैं, उस पर एक बार चर्चा होनी चाहिए। यहां तक कि कुछ लोग कह रहे हैं अब आरक्षण को हटाने का समय आ गया है। तो इसी बातों पे, इसी कार्यक्रम पे, इसी स्थितियों पे हम लोग चर्चा करेंगे और इसको अंग्रेजों के समय से जहां से उद्भव इसका है वहां से देखेंगे, और आरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी भारतीय संस्कृति में, भारतीय समाज में, इसको वहां से झांकने की कोशिश करेंगे। तो आइए बिंदुवार हम लोग इसको समझते हैं। आरक्षण एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि ये हर एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ मामला है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं भारत में आरक्षण का इतिहास और वर्तमान। आरक्षण है क्या? आरक्षण शब्द से ही सीधा अभिप्राय है कि किसी के लिए कोई चीज रख दी गई हो, उसको अलग से थोड़ा सा वेटेज दे दिया गया हो, आरक्षित कर दी गई हो। तो समाज का ऐसा तबका, भारतीय संस्कृति में कुछ ऐसे तबके हैं, कुछ ऐसा समुदाय है, यूं कहें बहुसंख्यक ऐसा समुदाय है जो पिछले कई सौ वर्षों से वंचना झेल रहा है, जो समाज की मुख्य धारा है उससे काफी दूर रह गया है, समाज की मुख्य धारा में एकदम हाशिए पे पड़ा हुआ है। उस समाज को, उस वर्ग को, उस समुदाय को, उस तबके को मुख्य धारा में लाने के लिए जो वेटेज दिया जा रहा है, जो प्रयास किया जा रहा है, जो अतिरिक्त व्यवस्था दी जा रही है, उसी को हम लोग आरक्षण कहते हैं। और यह आरक्षण भारतीय समाज में, भारत देश में जो भी आरक्षण की व्यवस्था प्रचलित है वो केवल सामाजिक और जातीय आधार पे है। अब वो क्यों है, कैसे है, उसको हम लोग समझते हैं। आरक्षण का सीधा सा अभिप्राय इतना है, आरक्षण का उद्देश्य सीधा सा इतना है कि समाज के जो संवेदनशील वर्ग है, जो वंचित तबका है, जो वंचित समाज है, उसको सामाजिक न्याय देने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण का प्रयोग किया जा रहा है और इसलिए प्रयोग किया जा रहा है। और आरक्षण का सीधा सा अभिप्राय सकारात्मक भेदभाव है। पूरे समाज के साथ भेदभाव किया जा रहा है, लेकिन आरक्षण कैसा है? सकारात्मक भेदभाव है। वो किस प्रकार से है, इसको हम लोग समझेंगे इतिहास से। इसके भारत में अगर देखें तो हिंदू में जो वर्ण व्यवस्था है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 4 वर्ण यहां पर है और सबके काम हैं। जो एक वर्ण का कार्य पढ़ना पढ़ाना है, दूसरे का युद्ध से संबंधित जो भी प्राचीन जो गतिविधियां हैं, वर्तमान में इसकी कोई खास प्रासंगिकता नहीं है,
लेकिन अगर हम लोग प्राचीन गतिविधियों के हिसाब से देखें तो यही है। और तीसरे का व्यापार करना है, और चौथे का काम केवल काम करना है, और चौथा ही वर्ग सबसे ज्यादा डिप्राइव्ड है, सबसे ज्यादा वल्नरेबल कंडीशन में है, वही वंचित है। तो ये व्यवस्था बनी हुई थी। और इसी के समकक्ष अगर हम देखें तो प्लेटो का जो सामाजिक न्याय है, सामाजिक व्यवस्था है, उसमें भी ऐसा ही है। एक उत्पादक वर्ग है और एक सैनिक वर्ग है, और एक वर्ग तीसरा दार्शनिक है जिसमें राजा और रानी आ रहे हैं। तो हम लोग ये देख रहे थे कि जो प्लेटो का सामाजिक न्याय है, जो सामाजिक व्यवस्था है, उसमें हम लोग तीन वर्ग वहां भी देखते हैं। उत्पादक है, दूसरा सैनिक है, और तीसरा दार्शनिक राजा और रानी। हालांकि जो ये तीनों वर्ग हैं वो लगभग समकक्ष यहीं के हैं जो हिंदू वर्ण व्यवस्था है, लेकिन हिंदू वर्ण व्यवस्था में ये है कि ये अनुवांशिक है, ये आपको जन्म से प्राप्त हो रहा है। लेकिन यहां जो आप देखते हैं वो कैसा है, वो जो है आपके कार्य से है, आप कैसा कार्य करते हैं वहां से इसकी व्यवस्था दिखती है इन तीनों की। तो जो आरक्षण का मूल है, कहां आवश्यकता पड़ी क्यों, वो यहां से आता है हिंदू वर्ण व्यवस्था से, या यहीं से जो पिछड़ापन आ जाता है एक वर्ग में वो यही दिखता है। और इसी वर्ण व्यवस्था के कारण ही समाज में भेदभाव, छुआछूत, गरिमामय जीवन से वंचित एक समुदाय स्पेशली जो है जिसको आरक्षण दिया गया, वही वर्ग इस मामले से उसके साथ भेदभाव हुआ, छुआछूत हुआ, अनटचेबिलिटी उसके समाज में आई, और इन सब की वजह से गरिमामयी जीवन से वो वंचित हो गया, और जो समाज की मुख्य धारा है उससे वो एकदम दूर चला गया, हाशिए पर चला गया। इसी समाज को, इसी समुदाय को अपलिफ्ट करने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। और यही आरक्षण सकारात्मक भेदभाव, यही सकारात्मक भेदभाव ही आरक्षण की जननी है, और यही कारण है कि आरक्षण को लाना पड़ा। अब हम लोग समझते हैं कि भारतीय संदर्भ में, भारत में इसका मूल विचार आया कहां से ये सिस्टमेटिक आरक्षण की व्यवस्था शुरू हुई। अगर हम लोग देखते हैं विलियम हंटर और ज्योतिबा फुले, 1882 में विलियम हंटर और ज्योतिबा फुले के द्वारा एक सामूहिक प्रयास किया गया 1882 में कि आरक्षण की व्यवस्था की जाए। आप इनके बारे में जानते हैं। विलियम हंटर बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के मेंबर रहे। ज्योतिबा फुले इस आरक्षित समाज के लिए, उस डिप्राइव्ड समाज के लिए जो वंचित समाज है, उसके उत्थान के लिए सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के कार्यकर्ता रहे। इन दोनों ने मिलकर के एक पहली कोशिश की। उसके बाद कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक पंचाट जिसका है, सन 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने, जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, इंग्लैंड के, उन्होंने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की जिसको कम्युनल अवार्ड कहा गया। उसमें कुछ आरक्षण की संबंधित कुछ गतिविधियां की गई, कुछ नियम विनियम बने। और वो नियम कैसे थे? इसमें मुस्लिमों के लिए, ईसाइयों के लिए, सिखों के लिए, आंग्ल भारतीय और दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। और वो निर्वाचन की व्यवस्था कैसी थी, थोड़ा सा हम लोग यहां समझते हैं कि ऐसे कुछ निर्वाचन क्षेत्र निश्चित किए गए जहां, जैसे हम दलित का एग्जांपल लेते हैं, जहां केवल दलित चुनाव में खड़े होंगे और केवल दलित ही मतदाता उनको वोट करेंगे। सिख अगर खड़े होते हैं तो सिख मतदाता ही वोट करते हैं। तो एक प्रकार से तत्कालीन समाज के जो भी नेता थे, जो कार्यकर्ता थे, उनको लगा कि ये जो नीति आई है ये हिंदू समाज को विघटित करने के लिए आई है। क्योंकि उस समय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जोर पकड़ रहा था 1932 में। तो इनको लगा, और ऐसा लगता भी है कि अंग्रेजों के द्वारा जो संबंधित उस समय अधिकारी थे उनके द्वारा, यहां तक कि रैमजे मैकडोनाल्ड का जो सांप्रदायिक पंचाट आया, इसके द्वारा लगा कि हिंदू समाज को, हिंदू धर्म को विघटित करने की ये नीति है कि दलित समाज को हिंदू समाज से अलग कर दिया जाए। इस वजह से महात्मा गांधी ने तत्कालीन समय इसका विरोध किया कि आरक्षण की व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन केवल दलित समाज के निर्वाचक मंडल की स्थापना की जाए, निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना की जाए,
और उन्हीं को केवल वोटर बनाया जाए, ये ठीक नहीं है। गांधी जी द्वारा उपवास किया गया, अंत में इसको वापस लेना पड़ा और इसमें संशोधन किया गया, और इसी के संदर्भ में भीमराव अंबेडकर के द्वारा और गांधी जी के द्वारा एक समझौता हुआ जिसको पूना पैक्ट कहते हैं। पूना पैक्ट गांधी जी और अंबेडकर जी के द्वारा समझौता हुआ 24 सितंबर 1932 को। इसमें हुआ क्या कि हिंदू निर्वाचन क्षेत्र निश्चित किए गए जिसमें दलितों को आरक्षण दिया गया। वोटर सारे होंगे, जो भी निर्वाचक मंडल हैं, निर्वाचन क्षेत्र हिंदू के थे, उसमें सारे लोग वोटिंग करेंगे। कुछ सीट्स पर आरक्षित किए गए कि इनको जो है आरक्षण दिया जाएगा, दलितों को उन सीट पे केवल वही खड़े होंगे, बाकी वोटर्स सर्व समाज के होंगे। तो इस प्रकार की व्यवस्था की गई जिससे हिंदू समाज विघटित होने से तत्काल में बचा। इस दरमियान उसके बाद सन 1947 में भारत आजाद हो गया। उसके बाद संविधान निर्माण की प्रक्रिया चली। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में, उस प्रक्रिया में ऐसा देखा गया कि जब आरक्षण की बात आई वहां पर बातचीत में, अब यहां पर यह निश्चित नहीं हो पा रहा था कि जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था दी जाए या आर्थिक आधार पे। काफी बहस हुई, कई लोगों ने समर्थन किया जाति का, कई लोगों ने आर्थिक, लेकिन फाइनली जो डिसाइड हुआ कि जो भी आरक्षण होगा वो जाति आधारित आरक्षण होगा, जिसमें सामाजिक जो पिछड़ापन है, सामाजिक जो पिछड़ापन है और जातीय आधार पे आरक्षण दिया जाएगा। आर्थिक आधार पे आरक्षण को खारिज कर दिया गया। और मोटा मोटा ये समझ में भी आता है कि अगर आर्थिक आधार पे दिया जाता तो उस समय तो स्थितियां बहुत अच्छी नहीं थी, उसमें थोड़ा सा भेद कर पाना बड़ा कठिन काम था, क्योंकि वो दलित समाज बिल्कुल हाशिए पे था। जिस समय 1947 या संविधान निर्माण के समय की बात हो रही है, सीधे सीधे अगर दलित समाज को उठा लिया जाता तो 99.99% लोग आरक्षण की क्राइटेरिया में आ जाते। अब हम लोग देखते हैं कि वर्तमान में आरक्षण की स्थिति है क्या। एससी एसटी के लिए आरक्षण है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए है। ये उसी समय संविधान निर्माण के समय ही बना। सन 1991 ईस्वी में बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक आयोग की सिफारिश की गई जिसमें ओबीसी को आरक्षण दिया गया। 2019 में 103वां संशोधन करके, संविधान संशोधन करके ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो इकोनॉमिकली जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए 10% का आरक्षण दिया गया। और ये जो 10% का आरक्षण दिया गया, ये 50% की जो मूल अवधारणा है कि 50% से आरक्षण अधिक नहीं हो सकता, उसको पार करके दिया गया है। उसके बाद 2023 में 106वां 106 संविधान संशोधन करके महिलाओं को विधायिका में आरक्षण की व्यवस्था की गई, क्योंकि अभी ये लागू नहीं है। जब लागू होगा उस समय हम उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो हाल फिलहाल की स्थिति क्या है आरक्षण की? एससी को 15%, एसटी को 7.5%, 7.5%, ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण की व्यवस्था इस समय भारत में लागू है, जो चल रही है, जिसमें मूल रूप से कुछ थे और कुछ संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। अब हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान में आरक्षण की व्यवस्था कहां है, किन क्लाज से, किन अनुच्छेदों से आरक्षण की व्यवस्था आती है, कौन से इसके स्रोत हैं। तो दो अनुच्छेद पे हम लोग चर्चा करते हैं, 15 और 16। 15 अनुच्छेद जो है 15th, ये भेदभाव का विरोध करता है। लिंग, जाति, समुदाय, जाति के हिसाब से अगर कोई है नागरिक तो उसमें भेदभाव नहीं करना है, ऐसा ये कहता है अनुच्छेद 15। किसके लिए? राज्य के लिए। और 16 करता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता होनी चाहिए। लोक नियोजन में अवसर की समानता हो। लोक नियोजन का मतलब जो सरकारी सेवा है उसमें किसी के साथ भेदभाव न किया जाए। लेकिन आरक्षण जो देना है वो भेदभाव ही है, लेकिन वो सकारात्मक भेदभाव है।
मतलब कि किसी को आगे लाने के लिए वो व्यवस्था बनाई जा रही है। तो इसमें अनुच्छेद 15 का क्लाज 4 और ये 16 का क्लाज 4 ये बताता है कि अगर किसी वंचित समाज को आरक्षण देना है, वो जो भेदभाव किया जा रहा है, वो भेदभाव भेदभाव नहीं है, बल्कि जो असमान है उनको समान करने के लिए व्यवस्था की जा रही है। जो असमान हैं उनको समान किया जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि एक दार्शनिक का कथन है कि असमानों में समानता नहीं है। अगर जो असमान है उनमें समानता का व्यवहार किया जा रहा है तो ये सबसे बड़ी असमानता है। मतलब कि समानों में समानता हो या असमानों में समानता हो, जो असमान हो उनके साथ किया जाए या जो समान है उनके साथ व्यवस्था किया जाए। मतलब यह है कि जो एक समान व्यक्ति है, एक असमान है। जैसे अगर यहां से हम लोग समझें कि समाज का एक तबका अगर ऐसे हम माने तो एक यहां पर खड़ा हुआ है और दूसरा यहां पर है, और यहां पर दोनों लोगों को पहुंचना है, और दोनों लोगों को अगर मान लीजिए 10 सेकंड का समय दिया जाता है, एक व्यक्ति यहां है, एक व्यक्ति यहां है, तो ये 10 सेकंड का जो समय दिया जा रहा है ये समानता का व्यवहार नहीं है, ये असमानता का व्यवहार है। ये भेदभाव किया जा रहा है। यहाँ भेदभाव अगर ऐसा लग रहा है कि भेदभाव नहीं किया जा रहा है, दोनों को 10 सेकंड दिया जा रहा है, तो नहीं, ये भेदभाव किया जा रहा है। क्योंकि ये व्यक्ति काफी समय से आगे है, समाज में काफी आगे है, और ये व्यक्ति काफी समय से पिछड़ा हुआ है। अब दोनों के साथ समान व्यवहार असमान व्यवहार के समान है। अब इसको 10 सेकंड मिलता है तो इसको कम से कम 12 सेकंड आपको देना पड़ेगा, तब ये समानता है। जो ये आर्टिकल 15 कहता है कि समानता का व्यवहार किया जाए, अब यहां समानता निर्धारित होगी। 10 सेकंड और 12 सेकंड ये समानता का प्रारूप बनेगा। तो जो 15(4) है वो भेदभाव का विरोध नहीं करता है, 15 भेदभाव का विरोध करता है। आरक्षण जो है 15(4) से आता है कि जो भी समाज वंचित है, जो भी वर्ग पिछड़ा है, उसको आरक्षण देना, उसके साथ न्याय करना, यही भेदभाव का सही रूप है, ये सकारात्मक भेदभाव है। 16(4) पे अगर हम लोग डालें, जैसा कि हमने कहा था, लोक नियोजन में समता, और जो भी समाज पिछड़ा है, जो भी समाज वंचित है, सरकारी सेवा में अगर उसका प्रतिनिधित्व तो नहीं है, तो उसको जो है भेदभाव करके उसके साथ उसको मुख्य धारा में लाया जाए। तो इस तरीके से भारतीय संविधान का ये जो स्रोत है वो यहां पर नजर आता है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी आरक्षण की। चूंकि हम लोगों ने समझा कि आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 जो ये साफ साफ कह रहा है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाना है लिंग, जाति, धर्म, समुदाय के आधार पर। 16 ये कह रहा है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता हो। तो आखिर फिर असमानता की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसको हम लोग थोड़ा सा क्लियर कर रहे थे कि जैसे एक स्टेटमेंट है फेलिक्स फ्रैंकफर्ट का, इसको हम लोग देखें, मूल सब सिस्टम यहीं से निकल के आ जाएगा। सारा जो स्रोत है, जो तत्व है, जो कंक्लूजन है, वो यहीं से निकल आएगा कि असमानों के साथ समान व्यवहार से बड़ी कोई असमानता नहीं है। फेलिक्स फ्रैंकफर्ट का ये कथन कि असमानों के साथ समान व्यवहार किया जाना ये सबसे बड़ी असमानता है। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि जैसे ये दो लोग हैं, अगर ये यहाँ है, एक यहाँ है, और दोनों को यही मूल पर पहुंचना है, तो दोनों को अगर समान समय समान स्थिति दी जाती है, तब ये भेदभाव है, ये समानता नहीं है बल्कि भेदभाव है। अगर हम लोग भारतीय संस्कृति के हिसाब से देखते हैं, भारतीय समाज के दृष्टिकोण से देखते हैं, तो जो अगड़ा समाज है वो पिछले कई सौ वर्षों से उन्नत संसाधन और अधिकाधिक संसाधन का प्रयोग करके वो समाज की मुख्य धारा में बना हुआ है। जो पिछड़ा समाज है वो अति सीमित या अति न्यून संसाधन के साथ वो संघर्ष कर रहा है। तो अब दोनों के साथ समान संसाधन, समान व्यवस्था बनाना ये भेदभाव है। अब जो समाज का वंचित तबका है, जो पिछड़ा तबका है, उसको अधिक संसाधन और अधिक अवसर दिए जाने की आवश्यकता है। और वही आर्टिकल 15(4) और आर्टिकल 16(4) यही काम करता है, और यही सकारात्मक भेदभाव ही आरक्षण है, जो कि न्यायोचित भी है।
अगर हम लोग देखें विधायिका में कौन-कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जो इस आर्टिकल को मजबूत करते हैं या वहाँ भी ऐसा-ऐसा प्रावधान है, खास करके विधायिका में आर्टिकल 330, आर्टिकल 332, आर्टिकल 243 डी, आर्टिकल 233 टी, आर्टिकल 335। एक आर्टिकल है आर्टिकल 340, इसमें ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था, क्रीमी लेयर का जो सिद्धांत है, ये 340 में है। और यहीं से अगर हम लोग देखें तो सन 1978 में बीपी मंडल के बारे में हमने पहले ही बताया कि बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया पिछड़ा वर्ग के लिए। पिछड़े वर्ग की क्या स्थिति है समाज में, क्या उसको भी आरक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि इससे पहले जो भी आरक्षण मिलता था वो केवल एससी और एसटी समाज को दिया जाता था। तो इस कमीशन ने, इस आयोग ने जो सिफारिश की वो ये कहा कि भारत में ओबीसी की जो जनसंख्या है वो लगभग 52% है, इसलिए उनके पिछड़ापन और उनकी संख्या को देखते हुए 27% आरक्षण दिया जाना न्यायोचित है और इसी के आधार पे 27% का रिजर्वेशन ओबीसी समाज को दिया जाने लगा। और चूंकि जब ये दिया गया, जब इसकी सिफारिश हुई, तो इसी को चैलेंज किया कुछ लोगों ने और वही मामला इंदिरा साहनी मामला है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992। ये बहुत ही महत्वपूर्ण केस है। जिस तरह से संविधान के संदर्भ में हम लोग देखते हैं गोलकनाथ बनाम भारत संघ, केशवानंद भारती बनाम भारत संघ, ये सब जितने महत्वपूर्ण हैं, वैसे ही आरक्षण के संदर्भ में इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का मामला 1992 में जो चैलेंज हुआ था, यहां से जो मामला बना और इसमें जब चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस संशोधन को सही पाया। 27% रिजर्वेशन दिया जाना उचित प्रतीत हुआ, लेकिन कि एक जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट वहां से आया कि ऐसा वर्ग, इसी पिछड़े समुदाय में कुछ ऐसे वर्ग हैं जो काफी समृद्ध हैं, जिनकी स्थिति ठीक है, अगर उनको भी उसी समानता में रखा जाएगा तो जो ओबीसी समाज का एकदम वंचित तबका है उसको प्रतिनिधित्व तब भी नहीं मिल पाएगा। जैसे अगर हम लोग देखें ओबीसी के ही ये दो लोग हैं, एक समृद्ध समाज का है, एक जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक है और वो समृद्ध है उस समाज में, तो अगर केवल इसी को मौका मिलता रहेगा तो इसके जो अन्य लोग हैं उनको प्रतिनिधित्व का मौका नहीं मिल पाएगा। तो इसको बाहर करना पड़ेगा, इस वर्ग को ओबीसी में ही, तभी जो इनका पिछड़ा वंचित हाशिए पे रहने वाला समाज का जो व्यक्ति है उसको मौका मिल पाएगा। क्रीमी लेयर के बारे में तो बहुत सारी अवधारणाएं हैं, बहुत सारे इसके सिद्धांत हैं, बहुत सारे इसमें क्लाज हैं, लेकिन सामान्य तौर पे हम लोग समझ लेते हैं क्रीमी लेयर का कि ओबीसी समाज में जो समृद्ध तबका है जिसकी आय 8 लाख से अधिक है, 8 लाख से अधिक जिसकी आय है उसको ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और इसमें बहुत सारे क्लाज हैं, लेकिन जिसके और खास करके इसमें यह है कि माता पिता की आय जोड़ी जाती है कि अगर आपकी व्यक्तिगत नहीं, माता पिता की आय अगर 8 लाख से ज्यादा है तब आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अगर हम लोग ईडब्ल्यूएस के संदर्भ में यही समझ लें, ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया है उसमें हम लोग देखते हैं तो उसमें यही है कि आपकी आय और पूरे परिवार की आय 8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए और भी तमाम इसके क्लाज हैं, तो वहां चर्चा इसकी विशेष तौर पे यहां करना उचित नहीं है। तो ये इंदिरा साहनी बनाम मामला यहां से ओबीसी समाज को जो है मिला। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक आर्टिकल 341 है, इसमें एससी एसटी का जो वर्ग है उसको सूचीबद्ध करने का जो निर्देश है, जो क्षमता है वो राष्ट्रपति को है। संवैधानिक तौर पे राष्ट्रपति को ये ताकत दी गई है कि वही एससी और एसटी को सूचित करे, सूचीबद्ध करे। कहने का आशय सीधा सा है, कौन एससी है, कौन एसटी है, अनुसूचित जनजाति है, कौन जाति है, उसको सूचीबद्ध करने का कार्य किसका है? राष्ट्रपति का है। हाल फिलहाल में देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एससी जो कैटेगरी है, अनुसूचित जनजाति है, उसमें भी उपवर्गीकरण की बात आ रही है कि जैसे ओबीसी में कैटेगराइजेशन हुआ, जो इसका समृद्ध तबका है उसको क्रीमी लेयर से निकाला गया, वैसा ही उपवर्गीकरण इसमें किया जाए। उसी का हाल फिलहाल में काफी विरोध हो रहा है। ये आरक्षण को खत्म करने की साजिश है। अब जो भी हो, जो आदेश है, जो निर्देश है वो यही है कि इसमें भी सूचीबद्ध किया जाए कि जो
अनुसूचित जाति जनजाति में जो तबका अब समृद्ध हो गया हो, सामाजिक न्याय में मुख्य धारा में आ गया हो समाज की, उसको हटाया जाए, उसको आगे किया जाए, तभी जो इस समाज के अंदर का वंचित तबका है उसको न्याय मिल पाएगा। और अंत में हम लोग ये देखें कि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण 2-3 केस हैं जिस पे हम लोगों को नजर डालनी है आरक्षण के संदर्भ में। मद्रास बनाम चंपकम दुरई राजन, ये श्रीमती चंपकम दुरई राजन का केस है 1951 में, आरक्षण के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, इसको आपने अभी देखा ओबीसी कैंडिडेट के संदर्भ में सन 1992 में। और उसके बाद एम नागराज एवं भारत संघ 2006 का है, ये केस बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसी संदर्भ में हम लोग थोड़ा सा वहां क्लियर नहीं कर पाए हैं इससे पहले, एक जो ईडब्ल्यूएस का मामला था, ईडब्ल्यूएस का ये जो आरक्षण मिला 10% का, इसके बारे में हम लोग समझ लें कि यह जो आरक्षण है ये केवल आर्थिक आधार पे आरक्षण दिया गया है। सामान्य वर्ग के जो लोग हैं, जो गरीब हैं, जिनकी आय 8 लाख से कम है, उनको आरक्षण दिया गया है। अब वर्तमान में सारे परिस्थितियों को हम लोगों ने देख लिया, क्या इतिहास रहा, कहां से कहां तक सन 2024 में हम लोग पहुंचे हैं, कौन सा समुदाय वंचित रहा, अब कौन सा आगे आ गया है। वर्तमान में चाहे राजनीतिक रोटियां जिसको सेकनी हो उसके संदर्भ में, या जिनका पिछड़ापन अभी बचा हुआ है, इन सब सारे बातों के मद्देनजर, या फिर ऐसा समुदाय जो आरक्षण की फिराक में है, जिसको आरक्षण मिलना चाहिए, उसको ऐसा लगता है, इन सब के संदर्भ में हम लोग देखते हैं, पाते हैं कि जो अब चर्चा है वो चर्चा यही है कि जब से ईडब्ल्यूएस में आर्थिक आधार पे दिया गया, तब ये कहा जाने लगा है, इसकी चर्चा होने लगी है कि अब आरक्षण को आर्थिक आधार पे दिया जाए। चूंकि अभी आर्थिक आधार पे दिए जाने की स्थिति तो दिखती नहीं है, क्योंकि आर्थिक आधार का जो मूल्यांकन होना है उसके लिए अधोसंरचना भारत में अभी उतना स्पष्ट नहीं है, उतना स्थिर मजबूत नहीं हो पाया है, उसमें तमाम ऐसी विसंगतियां हो जाएंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी आर्थिक आधार पर आरक्षण दिए जाने की स्थिति तो नहीं लगती है, लेकिन जो क्रीमी लेयर की अवधारणा है, जिसके बारे में अभी एससी और एसटीज के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्योंकि उस समाज के ही पिछड़े लोगों को अगर आने का अवसर मिल रहा है तो वो क्रीमी लेयर से ही आने का अवसर मिलेगा, और ये होना चाहिए जैसे कि ओबीसी समाज में किया गया है। उस समाज का जो वंचित व्यक्ति है उसको मौका तभी मिलेगा जब उस समाज का जो मुख्य धारा में आ गया है, समृद्ध तबका है, उस आरक्षण से थोड़ा सा वो हटे, तभी मिल पाएगा। और रही बात आर्थिक आधार की, तो आर्थिक आधार पर देने का समय तो नहीं है, लेकिन हाँ अब चर्चा करने का जरूर समय है कि आर्थिक आधार पर कैसे आरक्षण दिया जा सकता है, कैसे जो गरीब तबका है वो चाहे जिस वर्ग का है उसको आरक्षण दिया जाए। उसके साथ में ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जो भी आरक्षित वर्ग है, जो भी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, उनके अधिकार डिस्टर्ब ना होने पाए, वो जो है अधिकार उनको बराबर मिलते रहें। तो आरक्षण के संदर्भ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आज हम लोगों ने एक संपूर्ण चर्चा कर ली है। जो आरक्षण के संबंध में संवैधानिक उपबंध हैं, जो विधायिका से हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के केसेस के आधार पर जो अधिकार मिले हुए हैं, उस पे हम लोगों ने एक अच्छा प्रेजेंटेशन कर दिया है। अब इसमें कहाँ कमी है, कहाँ कौन कैसा सोचता है, ये निर्णय अब आपका है। सारी बातें आपके सामने हैं। जरूरी नहीं है कि आप मेरे किसी मत से, किसी मेरे बातों से आप सहमत ही हों, लेकिन जो संवैधानिक उपबंध है, जो आरक्षण की मूल अवधारणा है, उसके हिसाब से आप निश्चित तौर पे सहमत होंगे। और जो भी बातें आपके मन में आती हैं, कहाँ गड़बड़ी है, या आरक्षण पे अब क्या चर्चा होनी चाहिए, कैसे आरक्षण का प्रारूप हो, उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही किसी ज्वलंत मुद्दे पे, ऐसे ही किसी अन्य समसामयिक मुद्दे पे चर्चा करने के लिए। धन्यवाद।